नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप एकदम फुली रूप से मस्त और खुशहाल होंगे डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या केबीएस, एनबीएस, DSSB, कोई भी शिक्षक भर्ती आप देने जा रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक रामबाण साबित होगा डियर। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक पूरे जोश, उत्साह, लगन से देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा? तो बता दें, जो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में आप शिक्षा देने की बात करेंगे तो बालक को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता होगी डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि बालक की जो मातृभाषा है वो जो अपने परिवार से सीख कर आया है, जब आप उसी भाषा में उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी से इम्प्रूव कर लेगा, जल्दी सीख पाएगा। अब बात आई है बुनियादी शिक्षा की, तो बता दें बुनियादी शिक्षा की जो जनक हैं वो महात्मा गांधी जी माने जाते हैं भारत में, और बुनियादी शिक्षा 1937 में वर्धा योजना की देन है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? तो जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं आप, तो आप जब लिखेंगे तो लेखन में स्पष्टता पर महत्व देंगे डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और बता दें, श्यामपट्ट पर लिखते समय आपको हमेशा बाईं ओर ही खड़े होना है, और वो भी ऐसे खड़े होकर लिखना है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सारी चीज़ें पीछे तक के अपने क्लास के बच्चे को एग्जैक्टली दिखाई देनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिएगा ये बात भी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो बता दें, जब कक्षा में आप एक छात्र आपका देरी से आया है तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा डियर। वैसे वो देर क्यों आएगा आप समझिए, उसके रीज़न उससे बात कीजिए, उसके कारण को जानने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा? तो विद्यालय में जब आप विद्यार्थी को अभिप्रेरित करेंगे डियर तो सस्वर अधिगम द्वारा ही अभिप्रेरित कर पाएंगे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। सस्वर और मौन, ये दो प्रकार के अधिगम होते हैं। सस्वर में आप तेजी से बोलकर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, और मौन में आप केवल बुदबुदाहट होठों के माध्यम से ही वो अपने आप मन में आत्मसात करता है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना? तो बता दें, जो शिक्षा का मेन महत्वपूर्ण उद्देश्य डियर वो है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ज्ञान हम क्यों देना चाहते हैं बालकों को? ताकि वो समाज में घुल मिल सके, समाज की सारी क्रियाकलापों का अपने जो व्यवहार है उसमें जो है उसको लागू कर पाए डियर। तो व्यवहार में लागू कर लेना ही क्या है? अधिगम है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिसर करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावक को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या इसकी उपेक्षा करना? तो विद्यार्थी का जो अवांछित व्यवहार है उसको सबसे अच्छा जो आप कर पाएंगे सही तरीके से, वो अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढेंगे और उसका उपचार करेंगे। यानी कि पहले हम निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे? डियर, आप क्या हैं? आप शिक्षक हैं और भेजा का उन्हें विद्यार्थी, तो आप उनको शुभकामनाएं नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या हैं? वो आपके शिष्य हैं डियर, एजुकेटर नहीं हैं, बल्कि वो एक लर्नर हैं आपके। तो बधाई तो देंगे नहीं,
पैसों की बर्बादी के लिए भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें धन्यवाद देंगे डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या यह एक व्यक्तिगत असफलता है। तो बता दें, जब विद्यार्थी असफल हो रहा है तो आप सीधे कह देंगे कि क्या ये पद्धति असफल है, टीचर ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं बालक को, वरना बालक फेल ना होता डियर। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाने का तरीका है, जो शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उनका सही तरीके से टीचर ने अनुपालन नहीं किया, इसलिए ये शिक्षण क्या है, पद्धति क्या है, असफल है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, आज्ञाकारिता या सहभागिता। तो विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है डियर, वो आज्ञाकारिता होनी चाहिए। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित कर देंगे, या कक्षा के बाद उसका प्रश्न का उत्तर देंगे डियर। तो मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, और बालक ने अचानक आपसे संस्कृत का एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया, उसके माइंड में चल रहा था, तो आप क्या करेंगे डियर? हम उसे असंबद्ध पूछने की अनुमति देंगे, बिल्कुल देंगे डियर। हम उसको मना नहीं कर सकते हैं कि आप ये प्रश्न क्यों पूछ लिए, लेकिन हम उसका उत्तर जो देंगे वो कक्षा के बाद देंगे उस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अगर हम तत्काल उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चों का ध्यान उस कॉन्सेप्ट से हट जाएगा डियर, इसलिए कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो बता दें, जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है डियर, वो है समकक्षी के साथियों के लिए अपने अनुमोदन के लिए बेचैनी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो जो विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का मेन कारण है डियर, वो है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। अगर टीचर जो है सही से मोटिवेशनल करके बालक को पढ़ा नहीं पा रहा है, वो डांट रहा है, ज़्यादा तेजी से बात कर रहा है, या सही तरीके से मित्रवत व्यवहार नहीं कर पा रहा है, तो बालक वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगा डियर। तो आपको मित्रवत फ्रेंडली जो है व्यवहार करके जो है बालकों को ज्ञान मुहैया कराना है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। क्या मतलब है? शिक्षक दिखाएगा, बालक में थोड़ी आ पाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, व्याख्यान से कुछ होने वाला नहीं है डियर। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अगर आप अवसर देंगे समय समय पर विद्यार्थियों को तो वो सीख जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। सी एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय साम्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की जो परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है डियर, वो है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान है टीचर को, वो अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। इससे वो बालक के व्यवहार को समझने में क्या करता है, आसानी से समझ लेता है कि बालक कैसा व्यवहार चाहता है, इसको कैसे हम पढ़ाएं, ये क्या चाहता है, इसके अनुरूप हमको कैसे चलना है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान यही देता है टीचर को। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति।
तो मानवीकरण मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं, आप जो है प्रकृति से कैसे उन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप अनुकरण के माध्यम से ही फॉलो कर पाएंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन एकदम सही है डियर, उपर्युक्त सभी। ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्न। आपको कैसे लगे? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार दमदारी के साथ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।